मोती नगर में सेठ धनसुख दास रहता था। वैसे तो सेठ हर प्रकार से सुखी था, लेकिन उसे एक बात का बड़ा दुख था। उसका इकलौता बेटा था धीरू, जो महामूर्ख था। सेठ यह सोचकर बहुत चिंतित रहता था कि उसका नालायक बेटा उसके कमाए हुए धन को बर्बाद कर देगा। लेकिन धनसुख दास की पत्नी मालती कुछ और ही सोचती थी। उसका मानना था कि उसका नालायक बेटा होशियार और समझदार पत्नी पाकर मूर्ख नहीं रहेगा। इसलिए वह हर रोज अपने पति सेठ धनसुख दास से कहती, बेटा बड़ा हो गया है, अब इसका विवाह कर देना चाहिए। घर में बहू के आ जाने से हमारे जीवन के दिन भी सुख से बीतने लगेंगे। धनसुख दास उत्तर देते, शादी करना तो ठीक है, पर क्यों किसी लड़के को इस मूर्ख के पल्ले बांधने को कहती हो? उस बेचारी की तो पूरी जिंदगी ही खराब हो जाएगी। बेटा सुधर नहीं सकता, मूर्ख है और मूर्ख ही रहेगा, हमारा ही नाम खराब होगा। इसलिए मुझसे इस बारे में कुछ भी ना कहा करो। अपनी पत्नी मालती के बार बार कहने पर सेठ एक दिन राजी हो गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि वो मूर्ख बेटे को एक बार फिर आजमाएगा। मालती ने सेठ की यह शर्त मान ली। सेठ ने दूसरे दिन अपने बेटे धीरू को पास बुलाकर कहा, बेटा ये लो 3 रुपए, इनको लेकर बाजार जाओ। 1 रुपए का अपने लिए कुछ चबेना लो, दूसरा रुपया पानी में डाल दो, तीसरे रुपए से कुछ खाने की, कुछ पीने की, कुछ चबाने की, कुछ बाग में बोने और कुछ गाय को खिलाने के लिए ये 5 चीजें खरीद लाओ। सेठ का बेटा धीरू 3 रुपए लेकर बाजार गया। पहले रुपए में उसने अपने लिए कुछ खाने की चीजें ली और नदी की ओर चल दिया। नदी पर पहुंचकर वो सोचने लगा कि रुपया तो काम की चीज है, मैं इसे नदी में क्यों फेंकूं? लेकिन पिताजी की बात भी तो माननी जरूरी है। ये सोचते सोचते उसने ना तो नदी में रुपया फेंका और ना ही सोच पाया कि क्या किया जाए। इस तरह दुविधा में वो नदी के किनारे बुत बना खड़ा रहा। उसी समय वहाँ एक लड़की आई। उसने धीरू को जब इस तरह खड़ी देखा तो पास आकर बोली, आप क्या सोच रहे हैं? धीरू ने उसे सारी बात बताई तो ये सुनकर वो बोली, रुपया नदी में फेंकना तो बेवकूफी है, रुपया तो काम आने वाली चीज है और 1 रुपए में 5 चीजें खरीदने से तुम्हारे पिता का मतलब है कि तुम एक तरबूज खरीद लो, उसमें ही 5 चीजें हैं। वो लड़की वहाँ के किसान बिरजू की बुद्धिमान बेटी थी। उसका नाम लाली था। धीरू ने लाली की बात मान ली। वो बाजार से एक तरबूज लेकर घर गया और उसे सेठ धनसुख दास के सामने रखा। सेठ ये देखकर हैरान रह गया कि उसका मूर्ख बेटा एकदम से बुद्धिमान कैसे हो गया। सेठ ने धीरू से पूछा, बेटा सच बताओ, तुम्हें ये तरबूज खरीदने में किसने मदद की? ये तो तुम्हारी बुद्धि से बाहर है। धीरू ने झट से सारी बात कह दी। सेठ ने किसान की बेटी की बुद्धिमत्ता की तारीफ की और मन में सोच लिया कि यदि धीरू का विवाह करना ही है तो लाली से करना चाहिए। धनसुख दास ने ये बात अपनी पत्नी मालती को भी बताई। उसे भी ये बात बहुत अच्छी लगी। दिन बीतते गए। एक दिन सेठ धनसुख दास बिरजू किसान के घर ये सोचकर गया कि उसकी बेटी लाली से धीरू के विवाह की बात पक्की कर दे। लेकिन उस समय घर में न तो बिरजू था और न ही उसकी पत्नी थी। लाली ने ही सेठ धनसुख दास की आव भगत की। सेठ ने लाली से कहा, बेटी तुम्हारे माता पिता कहाँ गए हैं? चतुर लाली ने कहा, मेरे बापू तो बाजार से एक कौड़ी का हीरा मोल लेने गए हैं और माँ एक के घर कुछ बातें बेचने गई हैं। धनसुख दास ने लाख कोशिश की कि वो लाली की इस बात को समझ ले, पर समझ ना सका। सेठ फिर बोला, बेटी मैं तुम्हारी बातें समझ नहीं सका, कृपा करके मुझे समझा दो। ये सुनकर लाली बोली, मेरे बापू तो दिए के लिए
1 कौड़ी का तेल लेने गई हैं। मेरी माँ किसी का ब्याह पक्का करने के लिए गई हैं। इसका यही मतलब है। इतनी देर में बिरजू और उसकी पत्नी भी वहाँ आ गई। सेठ ने बिरजू को अपने आने का कारण बताया। बिरजू सेठ की बात मान गया और मूर्ख धीरू का विवाह बुद्धिमान लाली से होना पक्का हो गया। दूसरे ही दिन पूरे नगर में ये खबर फैल गई कि सेठ धनसुख दास अपने मूर्ख बेटे का विवाह बिरजू की बेटी से करना चाहता है। नगर में तरह तरह की बातें होने लगी। बहुत से दुष्टों को जलन भी हो गई कि एक गरीब बाप की बेटी सेठ की बहू बन जाएगी। धीरू के कुछ मित्र उसके कान भरते हुए बोले, देखो धीरू, तुम तो अमीर हो और लाली एक गरीब बाप की बेटी है। उसे अपने काबू में रखना, नहीं तो वो तुम्हारे सिर पर सवार होगी। उसे काबू में रखने के लिए उसकी हर रात जूतों से मरम्मत करते रहना। अपने मित्रों की ये बात मूर्ख धीरू ने मान ली। जब इस बात का पता बिरजू को चला तो उसने लाली से कहा कि वो ऐसे मूर्ख से विवाह न करे। पर लाली ने कहा, बापू, मैं विवाह करूंगी और धीरू से ही करूंगी। फिर वो बापू को समझा कर बोली, बापू, तुम कोई चिंता न करो, वो जो कुछ कहता है वैसा कभी नहीं होगा और अपनी बुद्धि से मैं सबके जीवन को सुखी बना लूंगी। कुछ दिनों बाद बड़ी धूमधाम से धीरू और लाली का विवाह हुआ। विवाह के बाद पहली रात को ही मूर्ख धीरू ने अपने दुष्ट मित्रों की दी हुई सीख पर चलने के इरादे से जूता उठा लिया और ये सोचकर कि लाली सोई हुई है, उसको जूतों से मारने की कोशिश की। पर लाली ने धीरू का हाथ पकड़ते हुए कहा, ये बुरी बात है, पहली रात को ऐसा नहीं करना चाहिए। धीरू लाली की बात मान गया। इसी तरह लाली कुछ न कुछ कहकर हर रात धीरू को रोक देती थी और धीरू लाली की बात मानकर उसे मारने से रुक जाता था। 7 दिन के बाद लाली अपने मायके चली गई। धीरू के मित्रों को जब ये पता चला तो वो बोले, धीरू, तुम तो डरपोक निकले, अब देखना तुम्हारी बीवी तुमको कैसा नाच नचाएगी। लाली तो मायके आ गई। इधर धनसुख दास ने अपने बेटे धीरू को बहुत सा धन देकर दूसरे नगर में व्यापार करने भेजा। सेठ का सोचना था कि इससे उसका बेटा कुछ तजुर्बा प्राप्त करेगा। धीरू दूसरे नगर पहुंचा। वहां उसने महल की एक खिड़की से एक सुंदर युवती को झांकते हुए देखा। महल के चारों ओर एक ऊंची दीवार थी और इसके चारों ओर सेब, नाशपाती और बादाम का एक बड़ा बाग था। उस सुंदर स्त्री ने धीरू को महल में आने का संकेत किया। धीरू महल के अंदर गया। धीरू से कुछ मीठी मीठी बातें करने के बाद उस युवती ने उससे शतरंज खेलने को कहा। धीरू ने खेलना स्वीकार कर लिया, पर वो शतरंज खेलना तो जानता ही नहीं था और वह युवती शतरंज में माहिर थी। कुछ ही देर में धीरू अपना सारा धन और अपने आप को भी हार गया। उस युवती ने धीरू का सारा धन लेकर उसे जेल में बंद कर दिया। जेल में उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार होने लगा और वह बहुत दुबला हो गया। जेल की एक खिड़की से एक दिन उसने राह चलते से विनती की कि वह उसकी बात सुन ले। राहगीर के ये कहने पर कि वो मोती नगर का ही रहने वाला है, धीरू ने उसको पत्र ले जाने को कहा। राहगीर ने उस पर दया करके उसे कलम और कागज ला कर दिया। धीरू ने 2 पत्र लिखकर राहगीर को दिए। एक पत्र तो उसने अपने पिता को लिखा, जिसमें उसने सब हाल सच सच लिख दिया, और दूसरा पत्र लाली के लिए, जिसमें उसने लिखा, मैं अब बहुत धनवान हो गया हूँ और अब जल्दी आकर तुम्हें खूब जूतों से मारूंगा। राहगीर दोनों पत्र लेकर मोती नगर चला आया। वो बेचारा अनपढ़ था। उसने पिता के नाम का पत्र लाली को दे दिया और लाली के नाम का पत्र धनसुख दास को दे दिया। लाली पत्र पढ़कर बहुत दुखी हुई और अपने ससुराल आ गई। सेठ धनसुख दास ने उसे अपना पत्र भी दिखाया। बुद्धिमान लाली सेठ से धन मांगकर उसी तरह दूसरे नगर के लिए निकली जैसे धीरू गया था।
लाली ने अपना पुरुष जैसा भेष बना लिया और उसी महल के पास आई। महल में जाकर उसने उस स्त्री को शतरंज खेलने के लिए ललकारा। दूसरे दिन लाली ने शतरंज की सब बाजियां जीतकर उस युवती तक को जीत लिया और उसको अपना कैदी बना लिया। लाली ने उसी समय धीरू को जेल से बाहर निकलवाया और उसके कपड़े बदलवाए, पर धीरू लाली को पहचान न सका। अगले दिन लाली मोती नगर के लिए चली। उस हारी हुई युवती का सब धन ऊंटों और घोड़ों पर लाद लिया और अपने पति के जेल की पोशाक को एक संदूक में बंद करवाकर उसको अपने पास ही रख लिया। उस नगर से बाहर पहुंचते ही उसने अपने पति को सब धन लेकर घर जाने को कहा और पुरुष भेष में ही बोली, आप घर जाइए, मैं भी जल्दी ही आपसे मिलने आता हूँ। घर लौटने पर धीरू का बहुत अच्छी तरह से स्वागत हुआ। सेठ धनसुखदास और उसकी पत्नी मालती के सुख का अंत न रहा। कुछ समय के बाद लाली भी वहाँ आई। मूर्ख धीरू सोच रहा था कि वो अब बहुत धनवान है। लाली को देखकर वो एकदम से उठा, अपने पैर से जूता उतारा और लाली को पीटने पर उतारू हुआ। लाली ने उसके जेल की निशानी, कपड़ों का संदूक जो वो साथ लाई थी, उसने संदूक खोलकर वह कपड़े निकालकर धीरू को दिखाए, लेकिन कुछ कहा नहीं। धीरू ये देखकर हैरान हुआ और सारी बात समझ गया कि उसको छुड़ाने वाली उसकी बुद्धिमान पत्नी लाली के सिवा और कोई नहीं था। धीरू बड़ा लज्जित हुआ और उसने अपनी सारी कहानी कह सुनाई। धीरू ने लाली से माफी मांगी और इसके बाद दोनों पति पत्नी सुख से जीवन बिताने लगे।